इंटरनल थ्रेट्स ऑफ भारत, ये सबसे गंभीर टॉपिक है। पाकिस्तान रहे या ना रहे, तब भी ये इंटरनल थ्रेट्स भारत को हार्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मोदी सरकार की अगर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है और उनके समर्थकों द्वारा हुई है, सपोर्टर्स द्वारा हुई है, तो इस टॉपिक पे हुई है कि इंटरनल थ्रेट पे जितना स्ट्रांगली, जितना बोल्डली एक्शन लेना चाहिए था, क्या मोदी सरकार ने उतना बोल्डली एक्शन लिया है? क्या इस खतरे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है? ये सवाल बहुत दिनों से चल रहा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, पर ये वीडियो पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, ये वीडियो इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर है। पर पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया, उसके बाद एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतने बड़े सदमा जो देश को भी लगा, के बाद मोदी सरकार ने डिसाइसिव एक्शन लिया है इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर। एक देश में माहौल बन गया कि हमारे किसी दुश्मन को बाहर या अंदर छोड़ना नहीं है। मैं आपको 5 बड़े कदम बताने जा रहा हूं। लास्ट वाला कदम तो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक है, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे डिफिकल्ट था, पर अब हो रहा है। पर जो पहले 4 हैं, वो भी वाइटल कदम है इसके अंदर। आप समझिए इस बात को कि ये क्रिटिसिज्म उन लोगों की है कि क्यों हम इतना स्ट्रांग देश होने के बाद, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद, मिलिट्री पावर दिखाने के बाद कर नहीं पा रहे। जो लोग बचाव करते हैं वो कहते हैं कि हालात में, डेमोक्रेसी में करना आसान नहीं है। कहीं पे ब्यूरोक्रेट्स की रेजिस्टेंस है, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स का आइडियोलॉजी अलग है, वे ऑफ ऑपरेशन अलग है, और कहीं पे आपको कोर्ट जाके अगर सरकार कोई फर्म स्टैंड ले रही है तो उसका होता है कोर्ट में केस, उसके अंदर अगर स्टे आ जाए तो क्या होता है? स्टे आ जाए तो सरकार जो करना चाह रही है वो कर नहीं सकती। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो लोग ये अलग अलग रीजन देते हैं कि इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर उतनी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, पर अब हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बड़ा इकोसिस्टम जो चाहता है कि कार्रवाई ना हो, वो चीख-चीख के, रो-रो के कह रहा है। वो रो-रो के इंटरनेशनल मीडिया में लिख रहा है। वो यूनाइटेड नेशन तक जा रहा है। वो बार-बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी है, तब भी वो बार-बार क्यों जा रहा है पता है? ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, आप ऐसे मत कीजिए लॉयर्स अच्छे नहीं हैं। पता है कि एक इश्यू एक बार ही सुप्रीम कोर्ट में जाए तो ठीक है, दोबारा जाए तो ऑब्वियसली कोर्ट उसके ऊपर टफ स्टैंड लेता है, तब भी जा रहा है। तो ये व्यापक इंटरनेशनल प्रॉब्लम लाने का इश्यू कर रहे हैं। क्या रीजन है ये सब? ये आज इस वीडियो में आप समझिए। आप भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पाकिस्तान बन जाए, रहे ना रहे, इंटरनल थ्रेट तो पाकिस्तान की वजह से नहीं है। वो मानसिकता वाले लोग हैं, वो खतरे हैं जिनको भारत से प्रॉब्लम है। वो चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे, वो कोई और शक्ति होगी उसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी ज्यादा बड़ी है और उसको सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं इस सिचुएशन पे। जो ट्रेजेडी हुई पहलगाम में, जिस तरह आतंकियों का वो पूरा हमला था, उसके बाद देश में एक माहौल बन गया। और मोदी सरकार, मेरा मानना है, मंशा, माइंडसेट उनका शुरू से था। उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग उठ जाएंगे, अमन की आशा वाले, मोमबत्ती वाले उठ जाएंगे, और जनता इंडिफरेंट है। आप सरकार को ब्लेम करते रहते हैं, जनता इंडिफरेंट होती है, उस तरह सपोर्ट नहीं करती है कि हाँ पूरा आप एक्शन लीजिए। कोई ना कोई तरह से वो बंटवा देते हैं। कहीं पे शाहीन बाग में सामने शहीन बाग की दादी, बच्चे सामने खड़े कर देते हैं। और क्या एज ए नेशन हमारी ये विल थी कि भैया इस पे कड़ा एक्शन लो, कोई परवाह नहीं पड़ती इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोलती है या देश के अंदर कोई क्या बोलता है। पर पहलगाम की ट्रेजेडी के बाद खतरा सर के ऊपर निकल, जब डेंजर इतना बढ़ जाता है तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। अगर उसका मन हो, उसके दिमाग में हो, उसके दिल में हो, तो वो लेती है। और जो ब्लॉकेजेस होती हैं, बाबूस की ब्लॉकेजेस, कई लोग जा जाके जो एक माहौल बना के सिस्टम को फ्रीज कर देते हैं, वो ब्लॉकेजेस में आप, क्योंकि जनता अब 30-40% आपके साथ नहीं है, वो 60-70% आपके साथ हो जाती है, जो डेमोक्रेसी में ओवरवेलमिंग नंबर है। आज तक किसी पार्टी के 50% से ऊपर वोट नहीं आए लोकसभा के अंदर।
वो तरह से जब जनता आपके साथ हो जाती है, तो आप कड़े फैसले बताएँ। तो 5 मैं बोलने जा रहा हूँ, लास्ट वाला ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको समझना पड़ेगा कितना बड़ा है और उसके परिणाम कितने एंड तक जाते हैं। पहला स्टेप जो लिया गया, मैंने आपको बताया है कि किस तरह ये एक नया क्लेम आया है कि भारत सरकार रोहिंग्यास को उठा के समुंदर में फेंक रही है, उठा के भारत से पानी में डंप कर रही है कि तुम भारत में होना तुम्हारा इलीगल है, तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, 8 मई को गए, 16 मई को गए। 16 मई की सुनवाई में पिछली वीडियो में डाल चुका हूं किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टफ सवाल पूछे, पर रोना उसके बाद बंद नहीं हुआ। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं स्टेप 1 में कि किस लेवल का रोना चल रहा है। राना अयूब आप जानते ही हैं, वो कह रही हैं कि कितनी क्रिटिकल स्टोरी है जो इंटरनेशनल ट्रैक्शन गेन कर रही है कि ये यूएन एजेंसी रोहिंग्याज रिफ्यूजीज को इंडियन अथॉरिटीज ने पानी में फेंक दिया म्यांमार के सामने। वो किसी जर्नलिस्ट को प्रमोट कर रही हैं, कह रही हैं फॉलो कीजिए। वैसे आप देखिए ये एक इकोसिस्टम किस तरह बोलता है इसको फॉलो करो, इसको करो कि सब जुड़ो। हम फॉलो नहीं करते, हम एक दूसरे के पीछे नहीं जुड़ते। इससे मुझे याद आया, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, ये समय है कि सच्चाई सब तक पहुंचाने का। तो ये रो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में कवर हो रहा है। दूसरा प्रशांत भूषण एडवोकेट, वो देख लीजिए, थ्रोन इनटू द सी, वो एक अखबार को कोट कर रहे हैं, वो अपना लगे पड़े हैं। यहां ना रुकिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया इज अक्यूज्ड ऑफ इनह्यूमनली डिपोर्टिंग रोहिंग्या रिफ्यूजीज, चलो जी ये भी शुरू हो जाते हैं। और राना अयूब ने वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल कोट किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यूएन एजेंसी रोहिंग्या रिफ्यूजीज अलेज इंडियन अथॉरिटीज बार हमें पानी में डंप कर रहे हैं। रोहिंग्या पे ये एलिगेशन है, भारत सरकार कह रही है हम रोहिंग्या को डिपोर्ट कर रहे हैं, पीरियड। बाकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मसला है। शॉर्ट में जानकारी आपको पता है, कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, 31 जुलाई की डेट लगा दी है। ये तो है स्टेप 1। स्टेप 2 कि जो एक इंटरनल क्लीनिंग होनी थी, जो ये बातें कैसे स्केप हो गई या इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ था अभी तक, वो शुरू हो गया है। पाकिस्तानी जो इंडिया में गवर्नमेंट सर्वेंट से शादीशुदा है, विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग, जो पूरे प्रोसीजर इन्फॉर्मिंग करोगे, एनओसी मांगोगे तो मिलेगी भी नहीं, सीआरपीएफ के जवान को सैक नौकरी से निकाल दिया है फॉर कंसीलिंग हिज मैरिज विद द पाकिस्तानी वुमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है किस तरह एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह बताई जा सकती है, आपको पता है किस तरह भारत का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज के अंदर बहुत जरूरी है कि अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कुछ भी कारण से अगर वो रह रही हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो किस तरह रह रहे हैं, इस पे एक्शन हो रहा है, होना जरूरी था। और अगर अब आप जाके कोर्ट में स्टे मांगे तो क्या मिलेगा, बहुत आसान नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मौके पे सब कड़क कार्रवाई हो रही है। तीसरा, ये जब आते हैं यहाँ पे, ये बस्तियां बसाते हैं, घर के घर बसाते हैं, मोहल्ले बसाते हैं, शहर बसाते हैं। तो जो ये इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, मैसिव एक्शन हो रहा है उसके ऊपर, अक्रॉस मेनी स्टेट्स हो रहा है उसके ऊपर। गुजरात से आपको आई हैं फोटोज, उत्तर प्रदेश से आपको आई है। क्या होता है, इंडिया में आने का एक इकोनॉमिक रीजन भी, अगर छोड़ दीजिए एक नेशनल सिक्योरिटी, कि भारत एक प्रॉस्परस देश है, यहाँ पे क्यों पाकिस्तानी वैसे पाकिस्तानी बनना है, यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स के लिए, फ्री में हेल्थ इलाज करवाने के लिए, राशन के लिए, महिला जो आपको पैसे आते हैं उसके लिए आ जाते हैं। वैसे पसंद नहीं है भारत, वैसे भारत पे जंग लड़नी है, वैसे पैसे के लिए आ जाते हैं। तो ये जो कॉलोनीज बस्ती हैं, ये जो यहाँ पे आते हैं, जमीन लेते हैं, इसमें एक पॉलिटिशियन माफिया होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक माफिया होता है जो घर बनने देता है, अवैध कब्जे लेने देता है, सरकारी जमीनों पे बनते हैं। सरकारी जमीन में आप सब हम सब टैक्स पेयर का एक हक है, क्योंकि गवर्नमेंट का उस जमीन को हमारे बेनिफिट के लिए यूज करना पर्पस है। तो जब ये यूज करते हैं डायरेक्टली इन अ वे आपकी मेरी जेब से, आपकी मेरी जमीन से हिस्सा लेते हैं, तो उसके ऊपर व्यापक डिमोलिशंस चल रही हैं। गुजरात के अंदर तो बहुत मैसिव लेवल पे डिमोलिशंस चल रही हैं, इलीगल जो ये लोग आके बनाए हुए हैं। इसका असर ये होता है, जैसे ट्रंप ने किया था, वो अपने देश के लिए गेम्स खेलता है तो उसकी बात नहीं करनी, पर उसने जिस तरह ये कर दिया कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा,
आपको वापस फेंका जाएगा, तो लोगों के आने का रीजन रुक जाता है। लोगों को रोकने के लिए उनको डराना जरूरी है। मैं बहुत अच्छा मानता हूं इस न्यूज को कि रोहिंग्या को पानी में फेंक गया, ऐसा क्लेम करा जा रहा है। क्यों अच्छा? इसलिए कि जिसको आने का मन हो भारत, उसको एक पल डर लग जाए। अच्छा, ये हो सकता है, मुझे नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है, पर वो जो आना चाह रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब वो सुनेगा अरे भारत इतना सख्त हो गया है, बच्चे को पेरेंट से अलग कर देगा, इमोशनल कार्ड चलेगा नहीं, सिंपथी कार्ड चलेगा नहीं, जो यूएस करता है। सिंपथी कार्ड नहीं चलता है वहां पे कि पेरेंट को बच्चे से अलग कर दिया, ग्रैंड पेरेंट को अलग कर दिया। तुम हमारे देश में इलीगली आए हो तो तुम कैसे रहोगे? वो वाला जो कार्ड है, जो वो चीज है, अगर ये न्यूज, मैं तो बोलता हूं ठोको इसको, सब ट्वीट करो, सब करो न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि जाने दो वर्ल्ड में संदेश कि भैया आप इंडिया में आओगे इलीगली तो इंडिया लाइफ जैकेट पहना के आपको पानी में छोड़ देगी, इलीगली आओगे, जाने दो संदेश। सच ये है नहीं है किसको पता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप रोज रोज ब्यूटीफुल स्टोरीज लेके आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, एवरी डे यू कम विद अ न्यू स्टोरी। क्या है बेसिस? ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरी, शो अस मटेरियल। कोर्ट में तो एविडेंस पे होता है, बट प्रोपेगेंडा वॉर सिर्फ हर चीज कोर्ट की नहीं है ना। आप भारत के हित में कौन सी खबर चाहते हैं, भारत के हित में आप कौन सी खबर को बड़ा करते हैं? ये लेफ्टिस्ट, मेरे को बड़ा खुश हूं, मैं चाहता हूं राणा अयूब जैसे लोग और ट्वीट करें, बोले सबको कि हाँ भारत इतने कड़े स्टेप लेता है। मतलब क्या होगा? भारत मत जाना, मत जाना, मत जाना, सिर्फ लीगली भारत के अंदर आना जिनके पास वीजा है, नहीं तो मत आना, चलने दो। तो तीसरा, इलीगल स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं। चौथा, ये अब इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पांचवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पे छोड़ रहा हूं, आप कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से दोनों इतने क्रूशल हैं, इतने जरूरी हैं कि ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का इलाज ही भारत की सेफ्टी कर सकता है, वो है बांग्लादेशी इलीगल्स। फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं, पर इंपॉर्टेंस दोनों को जोड़ के चलना। बांग्लादेशी, उन पे सालों साल से, अब बोल रहे हैं करोड़ हो चुका है, कोई बोल रहा है 1.5 करोड़ हो चुका है, कोई बोल रहा है 50 लाख हो चुका है। ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि ये आपकी इकोनॉमी को, हेल्थ केयर को, आपकी वेलफेयर स्कीम्स को, आपकी जॉब्स को, आपके टैक्स बर्डन को इकोनॉमिकली आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राष्ट्र सुरक्षा में आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो तो एक सेकंड चीज है ही है। इकोनॉमिकली आपको अफोर्डेबिलिटी करते हैं, इकोनॉमिकली आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब देखिए, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, सब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, एक स्टेट का नहीं बताऊंगा। कितना कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, और ये तभी होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का माइंड बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जयपुर में एक्शन, 1008 अवैध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, वायुसेना विमान से कराई जा रही है वापसी। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज हुआ, 150 को वायुमान से पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। ये एक चीज चल रही है। आगे चलिए, ये दूसरी खबर देखिए। मथुरा में 90 बांग्लादेशी पकड़े गए, भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सबसे पहले काम तो करते हैं जहां पे सबसे हमारे देश के डेली वेजर्स, जिनको सबसे ज्यादा जॉब की जरूरत है, वहां पे उनका सबसे पहले लेते हैं। मिडिल क्लास का तो बहुत बाद में लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे जिन नागरिकों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, उनके पेट पे लात मार के उन पे खतरा बनते हैं। अब देखिए, 33 पुरुष, 27 महिलाएं, 28 बच्चे, यही 5 साल में क्या नंबर हो जाएगा? 22 पाकिस्तानी आए थे, है ना, जो एक अभी पता चला, और कहा वो कुछ सालों में 500 से ऊपर हो गए हैं। 10-20 साल बाद 5000 हो जाएंगे। स्पीड भी तो बहुत तेज है ना बढ़ने की। ऐसे 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 जब तक आप सोच रहे होते हैं, ये 50 से 150, 150 से 500, 500 से 5000, आप सोचते ही रह जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद आई थिंक फाइनली न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, समुद्र में फेंका, बीबीसी हो, मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें फेंक रहे हैं। रोहिंग्या तो एक झांकी है, असल प्रॉब्लम तो बांग्लादेश, जो इतनी बड़ी संख्या है। और वो, ये खबर बहुत जरूरी है उनको पहुंचाने के लिए कि तुम्हें भैया फेंका जा रहा है, तुम्हें नहीं रोका जा सकता, यहाँ पे तुम जो मर्जी कर लो। इसके साथ आप देखिए एक्शन यूपी,
एक्शन राजस्थान, एक्शन गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, 1000 लोग, ये बड़े बड़े नंबर हैं, 5 लोग पकड़ना आसान नहीं होता। 1000 बांग्लादेशी, अहमदाबाद, सूरत, मेगा सर्च ऑपरेशन, डॉक्यूमेंट्री और टेक्नोलॉजिकल एविडेंस यूज किया गया, उनकी आइडेंटिटी करी गई, जब नहीं मिली उनको डिपोर्टेशन के लिए ले गया। गुजरात सरकार कह रही है बिगेस्ट एवर ऑपरेशन इन द स्टेट, एक रात में 890 और 134, एक रात में 1000। जो वो ट्रेजेडी है ना, मुझे लगता है उसके बाद सरकार समझ गई है कि इंटरनल थ्रेट बहुत सीरियस है। बातें करते रहें, जो सरकार के समर्थन में नहीं है, जो नहीं चाहते स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स हो, जो नहीं चाहते स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, वो तो रोते रहेंगे, उनको छोड़िए। पर ये क्रिटिसिज्म जो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स हो, जो चाहते हैं मोदी सरकार डिसाइसिव एक्शन ले, और ये बात जेन्युइन है। एज अ लॉयर आपको बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी सब कॉपरेट नहीं करती बहुत बारी। आप किसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे तो क्या होगा, तो पूरा एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी होता है, एक एनवायरनमेंट भी होता है। और अगर अच्छी सरकार करते हैं, आपको पता है कभी कभी एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, सरकारों के लिए भी एनवायरनमेंट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कड़े फैसले ले पाते हैं क्योंकि सारा देश आपके साथ है, एक मूड में है। एक रात में 1000 उठा रहे हैं गुजरात में, राजस्थान में 1008 उठा रहे हैं, यूपी में तो संख्या इतनी बड़ी आ रही है, पर वो रिपोर्टिंग धीरे धीरे हो रही है। ऐसे ही कुछ दिन, कुछ हफ्ते चला तो ही हो जाएगा। लास्ट बात जो मैं उससे जोड़ रहा हूं, ये है एक सबसे खतरनाक टॉपिक। ये ना रोहिंग्या है, ना ये बांग्लादेशी हैं, ना इनके इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, ना ये 1 2 3 4 बहुत कम संख्या में सरकारी कर्मचारी ऑफिसर्स हैं, या फिर आर्म्ड फोर्सेस या फिर सुरक्षा बलों के हैं जिन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते कर लिए। ये आम भारत का नागरिक, आम भारत का नागरिक जिसके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके फंडामेंटल राइट्स को हम टच नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते हैं, वो आम भारत का नागरिक अगर पाकिस्तान का एजेंट बन जाए तो क्या किया जाए। उस पे फाइनल जो फ्रंटियर है, बहुत कम संख्या में, मेरा मानना है बहुत कम संख्या में, कुछ लोगों का मानना है बहुत बड़ी संख्या में, पर वो कम संख्या भी बहुत खतरनाक है। उसमें ये ज्योति मल्होत्रा एक एग्जाम्पल है, जो पाकिस्तान जाती थी, वहां पे पाकिस्तानी मित्र के साथ इंडोनेशिया घूमने गई थी, जो उठा उठा के जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। पाकिस्तान एम्बेसी में दानिश नाम के एक आदमी से मिली थी, उसके बाद जो इनके मोहब्बतें हुई, दोस्ती हुई, विचारधारा मिली, वो भगवान जाने, पर ये हो रहा है। और ये जो ट्रैप है, कहां जा रहा है सरकार, बहुत सारे ऐसे, ये किसी को पता नहीं था ना इसके होने से पहले, बड़ी इन्फ्लुएंसर है, 4 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ये सबसे बड़ा हिडन डेंजर है, क्योंकि इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि कोई भारतीय ऐसा घटिया काम कर दे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? एंड वी आर इन डेमोक्रेसी। पर सरकार आइडेंटिफाई कर रही थी, सरकार के पास इंफॉर्मेशन थी, सरकार ने एक इसको पकड़ा है। कुछ और यूट्यूबर्स का, कुछ और इन्फ्लुएंसर्स का नाम आ रहा है, बहुत नाम ले रहे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सरकार को ऑफिशियल एक्शन करने दो। कुछ जर्नलिस्ट का नाम आ रहा है, सरकार को ऑफिशियल एक्शन करने दो। कुछ अमन की आशा वालों का नाम आ रहा है जो बहुत पाकिस्तान जाते हैं, एंड में आपको ब्रीफिंग करने के लिए जाना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए जाना पड़ता है, पैसे लेने के लिए जाना पड़ता है, अब्रॉड भी बहुत पेमेंट्स होती हैं। बड़ा एक इकोसिस्टम है। कहा जा रहा है साधारण घर से थी, और एकदम से किस तरह लग्जरी ट्रैवल, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, पैसे, बड़े बड़े होटल, पूल साइड, वो सारी फोटोज आ रही हैं। किस तरह, कैसे हो रहा था, क्या पैसे का रोल था। 5 लोग और साथ में अरेस्ट हुए हैं, पर एक बड़ा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है, बहुत बड़ा, विदेश में भी बैठे हैं कुछ उसके अंदर, जो कहने को भारतीय हैं पर विदेश में भी बहुत ऐसा एक नेटवर्क बैठा हुआ है। उस सब पे एक्शन हो रहा है। 5 इतने बड़े स्टेप्स जो एक साथ, बिना वर्ल्ड की परवाह करे, बिना यूनाइटेड नेशंस क्या हो रहा है उस पे। वैसे आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, भारत की अपनी सॉवरेनिटी है,
कुछ नहीं है ये। इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, हम डिसाइड करेंगे। वो सॉवरेनिटी वाली बात यूएन के ऊपर जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ये आप फॉलो कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। All those people who are sitting outside cannot challenge our sovereignty. ये मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं। पर जब सुप्रीम कोर्ट को यूएन का हवाला दे रहे थे, मतलब यूएन फ्लॉप, जीरो। बहुत कोशिश करता है एक इकोसिस्टम कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, यूनाइटेड नेशन तो पापा इन सबका, वो बोल पड़े तो एकदम से ऐसे हो जाएगा कि भारत को अब डिफेंसिव होना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है, ये बातें नोट कीजिए आप। बोला नहीं, हम नहीं सुन रहे यूनाइटेड नेशंस को। जैसा मैंने कहा, 5 कड़े स्टेप्स इंटरनल चैलेंजेस पे ले लिए हैं। अगर यही स्पीड रही तो इस ट्रेजेडी से जो सबक हुआ है, सबक के साथ अब एक्शन हो रहा है, तो भारत के इंटरनल थ्रेट्स को हम बहुत हद तक कम कर देंगे। मेरी तो उम्मीद है ये एक्शन रोज हो और स्पीड से हो। आप भी नीचे अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। भारत माता की जय।